वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र को कड़े शब्दों में पत्र लिखा और हाल ही अमेरिकी और इजरायली हमलों पर गंभीर चिंता जताई। 4 अप्रैल को जारी इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले एक बड़े रेडियोलॉजिकल खतरे को जन्म दे सकते हैं। बुशहर परमाणु संयंत्र के पास चौथा हमला होने के बाद स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। अराक्ची ने कहा कि ये एक असहनीय स्थिति है जिससे रेडियो धर्मी रिसाव का खतरा बढ़ गया। उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा कि ऐसे संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इस तरह के हमले न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र की आम जनता को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। ईरान ने इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है। और जिस तरह से पश्चिम एशिया में हालात चल रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सेवानिवृत्त एसपी अस्थाना साहब, रणनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ। अस्थाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। पहला सवाल ये कि जिस तरह से ये अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन युद्ध में जिस तरह की सूचनाएं आती हैं, क्या भ्रामक है क्या सही, उसका फैसला करना बेहद कठिन होता है। और राष्ट्रपति ट्रंप की बात की जाए तो वो अपने बयानों से पलटने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप जिस हिसाब से बयान देते हैं और उसके बाद में उनके बयानों में उतनी ना तो मैच्योरिटी नजर आती है, ना ही कोई डिपेंड कर पाता है, और उसके बाद वो बयान से पलट भी जाते हैं। अब ये देखिए 48 घंटे का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, ये अल्टीमेटम वो पहले भी दे चुके हैं। ये तो एक्सटेंशन था जो 10 दिन का था, जो कि अभी समाप्त होना है 6 अप्रैल को। जी। अब ईरान ने पहले ही बता दिया है कि उन्होंने इसका पलट जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि जो आप बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे फायर करेंगे तो हम भी उसी मुताबिक पलट फायर करेंगे। अभी इसी चीज को हम जैसे बोलते हैं मिलिट्री में एस्केलेशन डायनेमिक्स में, हर बार एक स्टेप जैसे ही अमेरिका ऊपर चलता है वैसे ही ईरान भी उसी मुताबिक पलटवार कर रहा है। जी। अब लेकिन भीषण स्थिति इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अब सिविलियन टारगेट के ऊपर, एनर्जी टारगेट के ऊपर और ऐसे टारगेट्स जो कि लड़ाई में जिनके ऊपर वार नहीं होना चाहिए, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और बड़े रौब से प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं, जो कि एक तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन है और ये उल्लंघन है, जो कानून है, इंटरनेशनल कानून जो उनका उल्लंघन है। और उसके साथ साथ अभी जाहिर है कि पलटवार भी उसी मुताबिक होगा। ईरान ने उसी मुताबिक, जैसे कि उन्होंने पहले बोला था कि जी मैं आपके पावर प्लांट के ऊपर हमला करूंगा, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला करूंगा और आपके पानी के प्लांट्स के ऊपर हमला करूंगा। अब ईरान भी उसी मुताबिक उन्होंने लिस्ट जारी की है कि वो भी उसी मुताबिक जो नजदीकी अरब देश हैं जहां पर अमरीकियों को उन्होंने शरण दे रखी है और अमरीकियों को मदद दे रखी है लड़ाई के लिए, तो उस जगह पर भी वो इन्हीं टारगेट्स का इस्तेमाल करके और इन्हीं इसी पर मैं आना चाह रही थी अस्थाना साहब, क्योंकि युद्ध का नैरेटिव कहीं ना कहीं चेंज हो गया, वो अब कहीं ना कहीं एनर्जी वॉर में तब्दील हुआ है। लेकिन जिस तरह से खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है ईरान, ये कहीं ना कहीं डोमिनिकन इफेक्ट जिसे हम युद्ध की भाषा में बोलते हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस वजह से मध्यस्थता की बात की जाए या युद्ध कब रुकेगा, ये तमाम जो सवाल है वो अभी उनके जवाब अंधेरे में है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये इस तरीके से बातचीत होती है और खाड़ी के देश को तो निशाना बनाना ईरान की एक मजबूरी बन गई है। कारण क्या है कि देखिए ईरान के पास इतनी लंबी मार की मिसाइल नहीं है। अमेरिका को डायरेक्टली तो टारगेट नहीं कर सकता। डायरेक्टली वो टारगेट कर सकता है या तो इजराइल को, जो वो कर रहा है, और बाकी अमेरिकी बेस जितने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका ईरान के ऊपर हमला हुआ है अमेरिकी बेसों से, जिनके जो हैं उनके आसपास के देशों में। तो आसपास के देशों को उसने पहले भी कहा था कि भाई आप ये तो जो आपके बेस हैं, अगर वहां से हमला होगा तो मैं उन बेसिस पे हमला करूंगा। अब जब उन्होंने उन बेसिस पे हमला करा तो सारे के सारे अमेरिकी जाके सिविल इलाके में छुप गए। तो जाहिर है कि फिर जहां जहां उन्हें नजर आया कि शायद यहाँ हो सकते हैं तो वहां हमला करा। उसके बाद में जब उन्होंने एनर्जी ग्रिड पे हमला करा तो ईरान ने बोला कि भाई ठीक है, अमेरिका और इसराइल से कनेक्टेड जो भी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो अमेजोन का ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उस पर हमला करूंगा। मेरे लिए फिर वो लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं। तो इस मुताबिक ये इसको बोलते हैं, हर एक एक स्टेप पर एस्केलेशन डायनेमिक्स में एस्केलेशन होता जा रहा है। और इस एस्केलेशन के दौरान मध्यस्थता या बातचीत के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अब जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप दादागिरी में बता रहे हैं कि नहीं, आप 48 घंटे में अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला और मैं
वो क्या जो बोलते हैं ना, इट विल बी हेल। अब इट विल बी हेल की कहानी ये है कि अभी तक हेल से कम तो नहीं है जो कुछ अभी तक चल रहा है। जी। तो इसके अलावा वो करेंगे क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प? मैक्सिमम यही होगा कि उसको फायर का और ज्यादा करेंगे और ऐसे ऐसे टारगेट करेंगे जो अभी तक टारगेट नहीं होने चाहिए ये बहुत लॉ बड़ा के सवाल है मुताबिक। अस्थाना साहब, क्योंकि रक्षा बजट को बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। और ऐसे में अगर हम जिस तरह से नेवी कमांडोज को पहले तैनात किया गया, और अगर हम बात करें जो फाइटर जेट्स हैं, कितना नुकसान झेलने की क्षमता, यानी कि उसकी एपिटाइट कितनी ज़्यादा है अमेरिका, क्योंकि अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो इस तरह के रक्षा नुकसान को झेलने का मादा मुश्किल कर देता है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को। बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था से ज्यादा रेपुटेशनल कॉस्ट है। अमेरिका की रेपुटेशनल कॉस्ट को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी जेट मारे गए, आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले बोला कि उनका एयर डिफेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्होंने अनाउंस किया हम लड़ाई जीत चुके हैं, उनका एयर डिफेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसके बाद उनके जेट उड़ जाते हैं। तो जाहिर है कि किरकिरी तो हुई, पूरे विश्व समुदाय के सामने किरकिरी हुई। तो ये एक रेपुटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज क्या है कि जो अब वो ये बोल रहे हैं कि अभी मैंने अपने मेरीन भेज दिए, मैंने अपने स्पेशल फोर्सेस भेज दिए, मैंने एम्फीबियस ट्रूप्स भेज दिए। जी। देखिए इन सब की संख्या मिला के तकरीबन अगर 50,000 होती है, 50-60,000 मान लीजिए, तो ईरान की जो आर्मी है वो है तकरीबन 6 लाख। ईरान 4 गुना ज्यादा बड़ा है इराक से, दुगना है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान और जी। ईरान में जो भौगोलिक स्थितियां हैं, टेरेन जिसे बोलते हैं हम मिलिट्री में, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, माउंटेन्स हैं। तो वहां पर जमीनी लड़ाई में अमेरिका के इतनी फौज से जीतने का कोई चांस नहीं। दूसरी चीज ये है जिसे बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आपने नहीं खोला तो मैं जबरदस्ती खुलवाऊंगा। तो जबरदस्ती आप नहीं खुलवा सकते, क्योंकि जितने आइलैंड हैं वहां पे तकरीबन 7-8 ऐसे आइलैंड हैं जो उस चैनल को जहां से जहाज गुजरते हैं उसको डोमिनेट करते हैं। जी। उन सब पर आईआरजीसी की डिप्लॉयमेंट है। अगर आप उसको खुलवाना चाहते हैं तो अमेरिका के लिए 100% आइलैंड आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। ईरान के लिए अगर उसके पास 1 या 2 आइलैंड भी बच जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो एक जिसे बोलते हैं एसिमेट्री की लड़ाई में एडवांटेज जो है वो ईरान के पास है, जी। क्योंकि अमेरिका को बहुत कुछ करना पड़ेगा और सारे आइलैंड। लेकिन एक चीज बड़ी रोमांचक ये है अस्थाना साहब, क्यों कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, लेकिन अमेरिका ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस रणनीति के तहत इस वक्त ईरान चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग मिलिट्री एनालिसिस में कहते हैं कि टेरेन फ्रिक्शन का अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं, ज्योग्राफी का अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं, तो आप हमेशा दुश्मन से, चाहे दुश्मन से अगर आपके पास सामान कम भी है, लड़ाई का बिल्कुल, सैन्य बल सामान, अगर कम भी है तो आप जीत सकते हैं। तो भी आप जीत पाएंगे। अभी वियतनाम में टेरेन फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया वियतनाम ने, और वियतनाम फायदे में रहा। उसी मुताबिक अफगानिस्तान में ये लोग 20 साल नहीं जीत पाए, क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं जहां पर टेरेन डिफिकल्ट है, वहां पे अमेरिकी सोल्जर नहीं लड़ पाए। और वो लोग क्या कर रहे थे कि जगह जो टाउन्स है वहां से जाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर कर रहे थे। अब ये इनडायरेक्ट फायर से अभी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे थे कि शायद स्टैंड ऑफ स्ट्राइक से मैं लड़ाई जीत जाऊंगा। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक से लड़ाई नहीं जीत सकते, और आप नुकसान कर सकते हैं स्टैंड ऑफ लड़ाई से, और स्टैंड ऑफ अटैक से नुकसान आपने काफी कर दिया ईरान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लड़ाई जीतना और नुकसान करना ये दो अलग बात है। ना आपकी रिजीम चेंज हुई, ना ईरान ने सरेंडर किया, जैसे आपने बोला था अनकंडीशनल सरेंडर एक एम रखा था, वो भी नहीं हुआ। रिजीम चेंज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो और ज्यादा हार्ड लाइनर रिजीम आ गई है, जो आप सोच के बैठे थे कि जी मैं चेंज कर दूंगा, और आपके ऊपर अटैक जी। और एक चीज और भी है इसमें अस्थाना साहब, क्योंकि जिस आक्रोश का दावा कर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला, उस तरह का आक्रोश और विद्रोह वो खुद अपने घर पर झेल रहे हैं। और नाटो के जो तमाम देश हैं उन्होंने भी ट्रंप को कहीं ना कहीं अलग थलग छोड़ दिया, क्योंकि फ्रांस ने जिस तरह से अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर साफ मना कर दिया। बिल्कुल, अभी उसका इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो शायद आप टैक्टिकल बैटल जीत भी जाएं, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकल बड़े लड़ाई जो है वो हार जाते हैं। जी। अब अमेरिका चाहे ईरान का नुकसान काफी कर दिया और करके बड़ा जोर से बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं जीत गया, लेकिन आप बड़े पैमाने पे तो हार गए ना।
आपके नाटो एलाइज आपके साथ नहीं है, आपके वर्ल्ड में वर्चस्व कम हो रहा है। आराम से वो बोल रहा है कि जी मैं अभी टैक्स भी लूंगा और ये तेल जो है वो युआन में बेचूंगा। आप सोच रहे थे कि नहीं मेरा डॉलर में बिकना चाहिए, इस एम के साथ लेके आप लड़ाई में कूदे थे। उसके बाद जो लंबी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें जैसे बोलते हैं, अब आप ईरान लड़ रहा है, आप कमजोर हो रहे हैं, आपकी एमुनिशन खत्म होता जा रहा है और आप कमजोर होते जा रहे हैं, बजाय बनस्पत चीन के। चीन ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया, बिना कुछ करे चीन जो है उसको रिलेटिव एडवांटेज कितनी मिल गई। देखिए अगर बिग पावर की जो कंपटीशन देखा जाए, उस कंपटीशन में बहुत फायदा हो गया चीन को, ऑटोमेटिकली बैठे हुए बिल्कुल। तेल का और कीमत बढ़ी, रूस की इनकम बढ़ गई। जी तो हर जगह आप देखिए, आप हर जगह आप लूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो स्ट्रेटेजी एक बनाने में कहीं ना कहीं मात खा गए ट्रंप। लेकिन इसमें अगर हम ईरान के अगले मूव की बात करें, जिस तरह से बहुत ही कड़क शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जो यूनाइटेड नेशंस जो से बड़े सख्त और तल्ख लहजे में एक चिट्ठी भी लिखी गई है, अगला मूव रणनीतिक और रक्षात्मक लिहाज से, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, बेहतर बता पाएंगे क्या हो सकता है ईरान का? देखिए ईरान का अभी जो मूव है वो ये होगा कि मैं जो ये कन्वेंशनल लड़ाई है उससे मैं हटके एसिमेट्रिक लड़ाई में आ जाऊं। एसिमेट्रिक लड़ाई का मतलब है कि कुछ समय के हर थोड़े एक दो दिन में कोई एक संस्थान उड़ा दूं, उसमें वेस्ट एशिया में या इजराइल में एक आध हमला छोटा मोटा करके, और उसके बाद में ये लोग अपने आप, लड़ाई भी बंद नहीं हुई, आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप जीत गए और आप जो है मुसीबत में घूमते रहेंगे। तो उसके बाद में तो ये उन्हें जैसे बोलते हैं ना, लड़ाई को वो लंबा खींच पाएंगे जैसे अफगानिस्तान ने खींचा, कन्वेंशनल वॉर से हट फिर वो एसिमेट्रिक वॉर यानी कि गोरिल्ला वॉर पे तरफ आ गए। भाई ये लड़ाई आने वाला है अभी, क्योंकि उनकी भी कोई असीमित भंडार नहीं है एमुनिशन का या मिसाइल का या ड्रोन्स का। तो अब क्या करेंगे, वो रेट ऑफ फायर अपना कम कर देंगे और कम फायर करने पर असरदार फायर, और कम और असरदार फायर करने पर ज्यादा जोर देंगे, और उन जगह से और उन जगह पर फायर करेंगे जिस पर असर ज्यादा हो, ताकि उनकी जो भी उनके पास जो सामान है वो लंबा चले और अमेरिका इस बीच अमेरिका के ऊपर कॉस्ट बढ़ जाए और अमेरिका के इंटरनल। जी, तो पश्चिम एशिया संघर्ष का 37वां दिन आज, जिस तरह से हम अपने विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी, ऐसा आप कीजिए अपनी बात पूरी। हाँ, तो मेरा अपना मानना है कि कन्वेंशनल लड़ाई से वो एसिमेट्रिक लड़ाई या गोरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाएंगे, उनका अगला मूव यही होगा, और इसको लंबा खींचेंगे ताकि अमेरिका के ऊपर कीमत पड़ जाए, पॉलिटिकल कीमत, इकोनॉमिक कीमत, मिलिट्री कीमत, रेपुटेशनल कीमत। ये कीमतें जो हैं वो अमेरिका की जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे ईरान, लेकिन इसके साथ अस्थाना साहब इसके साथ जो रिपलिंग नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, कोलैटरल डैमेज है, वो पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में जो मौजूदा ईरानी लीडरशिप है, आप इसे पिछली लीडरशिप से कितना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अलग और फोकस्ड मानते हैं इस पूरे युद्ध को लेकर? देखिए अभी की जो लीडरशिप है वो लड़ाई के टाइम पर आई है, और लड़ाई के टाइम पर उस मौके पे आई है जब उनका मेन लीडर यानी कि अयतुल्ला खुमैनी मारा गया, जो कि रिलीजियस लीडर भी था नेशनल लीडर होने के साथ साथ। तो ये एक बदले का जज्बा लेके ये रिजीम अपने शासन पे आई है, और जितने भी जो अभी लीडर्स हैं इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड अपना कमांड कंट्रोल कर दिया था, ताकि हर एक जगह आरजीसी के पास जो सामान है वो अपने आप टारगेटिंग करते रहें बिना किसी परेशानी के। अगर लीडर मर भी जाता है या सेंट्रली कोई नहीं मिलता है, तो मोटे तौर पे इनको पता है अपना कि भाई हमने जो है ये हमारी लड़ाई सर्वाइवल की है, हमने सर्वाइव करना है, नंबर एक। नंबर दो, हमने अमेरिका और इसराइल के ऊपर कीमत बढ़ानी है, जो कि मैंने भी बताया, चाहे वो पॉलिटिकल कॉस्ट हो, मिलिट्री कॉस्ट हो, रेपुटेशनल कॉस्ट हो, इकोनॉमिक कॉस्ट हो, उसको बढ़ाना है अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर। तो ये इनके एम क्लियर हो गए हैं, और अब ये जो लीडरशिप है ये उस जज्बे से, ये लीडरशिप अभी मौत से नहीं डरती, सबसे बड़ी बात। और ये लीडरशिप इस चीज पे आई है कि मैं हूं आज तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूं तो लड़ाई जल्दी चाहिए। तो वो इस जज्बे पे जब आ जाता है, एक तरीके से आपने उनको, ईरान को एक दीवार के साथ, जो होते हैं ना बॉक्सर को आप कोने में अगर ले जाते हैं तो फिर उसने मारना ही मारना है, तो उस सिचुएशन में ईरान है।
और ईरान का लॉजिक भी बड़ा क्लियर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में वो बोल रहा है कि देखिए मैंने लड़ाई शुरू नहीं की, बिल्कुल। मैं सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ। डिफेंड करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं जो मेरे आसपास अमरीकी रिलेटेड संस्थान हैं बिल्कुल। उनके ऊपर मैं हमला। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव है ईरान, लेकिन क्या अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर है? इन 48 घंटों का जो अल्टीमेटम दिया गया है, किस तरह की रणनीति अब इजराइल और अमेरिका अपनाएंगे और इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या कदम उठाएगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असाना साहब इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर कोशिश यही रही